अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली असगर फ्रॉम चैनल सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इस बात को अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रूरी है आपको सिंपल फ्लक्स का पता हो कि फ्लक्स किसे कहते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है फ्लो ऑफ समथिंग फ्रॉम सम एरिया। किसी भी सर्टन एरिया में से कोई भी क्वांटिटी जब फ्लो करती है तो हम उसको नाम देते हैं फ्लक्स का। लेट्स से अगर मेरे पास वाटर है और ये वाटर किसी एक सर्टन एरिया में से फ्लो कर रहा है तो इसको मैं कह सकता हूँ वाटर फ्लक्स। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए देखें, अगर हमारे पास लेट से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सर्टन एरिया में से पास हो रही हैं तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सर्टन एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि एक क्वांटिटी है तो हम जाहिर सी बात है इसको किसी ख़ास सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी किस्म का कोई भी फ्लक्स हो तो उसको सिंपली फाई से, ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर इसी फाई के साथ एक छोटा सा ई लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रही हैं तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी 3। अब यहाँ से एक बात आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। हम यहाँ से सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इसकी हम डायरेक्शन की बात नहीं किया करते। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमने बात की है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को न्यूमेरिकली देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या बनता है तो हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक एरिया पर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जितनी इस एरिया में से पास होंगी। तो इसके फार्मूले में यही 2 क्वांटिटीज़ आती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा वेक्टर एरिया। ये वेक्टर एरिया क्या होता है हम इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। आप ये देखें कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट यूज़ हुआ है। तो डॉट क्यों यूज़ हुआ है? आपको पता है कि वेक्टर्स कभी भी सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होते। वेक्टर्स के दरमियान या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको पता है अगर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आप फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम इन 2 वेक्टर्स के दरमियान डॉट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अब यहाँ से आप फ्लक्स का यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट हमेशा फार्मूले से लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस तरह से यूनिट भी लिख सकते हैं। अब देखें डॉट को अगर ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली कॉस थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब इस फार्मूले को आप यूज़ करके किसी भी ख़ास केस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट केसेस के लिए इस फार्मूले को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप थीटा की क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया। तो आपको वेक्टर एरिया को समझना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो आपको पता है। वेक्टर एरिया क्या होता है? एरिया हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक सरफेस एरिया और एक वेक्टर एरिया। अगर हमने किसी सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना हो, लेट से मेरे पास ये सरफेस है रेक्टेंगल शेप में और इसका मैंने एरिया फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करूँगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मेरे पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। लेकिन ये इस सरफेस का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया है। अगर इसी सरफेस की हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किस तरह से देखेंगे? इस सरफेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको इस सरफेस की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अगर हम इस सरफेस के एरिया के साथ साथ इसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे तो इसको कहते हैं वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसी सरफेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। मतलब डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
तो आपने जब भी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए किसी भी केस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले आपने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, मतलब एंगल देखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है और जिस सरफेस में से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उस सरफेस की डायरेक्शन क्या है, उन दो डायरेक्शन के दरमियान थीटा कितना है, एंगल कितना है, वो एंगल आप यहाँ पे पुट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट केसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए। पहला केस हमारे पास ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने हम एरिया को परपेंडिकुलर रख दें तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से मेरे पास एरिया है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि अगर ये एरिया परपेंडिकुलर है तो इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि परपेंडिकुलर का वर्ड आया तो वो एंगल 90 डिग्री पुट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने एंगल ये नहीं देखना होता कि सरफेस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, सरफेस को नहीं देखना। आपने एंगल के लिए ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है और सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या है। इन दोनों डायरेक्शंस के दरमियान फिर एंगल कितना है वो एंगल आप इधर पुट करते हैं थीटा की जगह। तो इस केस में अगर आप देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरह से पास हो रही हैं इस एरिया में से, और एरिया की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो एरिया की भी यही डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी यही डायरेक्शन है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को जब हम यहाँ पे इस फ्लक्स के फार्मूले में पुट करेंगे तो ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा। कॉज 0 1 होता है तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई ए, मतलब ये कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा इस केस में। दूसरा केस हमारे पास ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने सरफेस को पैरेलल रख देते हैं। अब ये पैरेलल जब हम रखेंगे तो इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि फ्लक्स को मिनिमम होना चाहिए। अब अगेन यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पैरेलल का, तो वो एंगल 0 डिग्री पुट कर देते हैं। तो भाई एंगल आपने सरफेस को देखकर नहीं पुट करना, आपने सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है और फिर उन दोनों डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है आपने वो एंगल इस थीटा की जगह पुट करना होता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस की डायरेक्शन अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। इस सरफेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो बहरहाल जो भी हो, अगर अपवर्ड डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये वाली डायरेक्शन है तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा है वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन जाएंगी। ये इस तरह से डायरेक्शन है एरिया की और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो जब आप इस फार्मूले में 90 डिग्री पुट करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 0 होता है तो इसलिए 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये कि फ्लक्स जो है हमारे पास इस केस में मिनिमम आएगा। तो आपने याद रखना है जब सरफेस परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो फिर एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है और फ्लक्स मैक्सिमम होता है। दूसरा केस जब हमारे पास सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो तो तब एंगल 90 डिग्री होता है और फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो या ये सरफेस पैरेलल हो। ये भी तो हो सकता है कि ये सरफेस एक ख़ास एंगल पर इंक्लाइंड हो। तो ऐसे केस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास होंगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। तो ऐसा केस जिसमें सरफेस ना तो पैरेलल होती है और ना ही परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसे केस में हमारे पास फ्लक्स भी ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है, बल्कि वो एंगल पर डिपेंड करता है कि किस एंगल पर हमने इस सरफेस को रखा है। हम वो एंगल पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। ऑल्दो मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू एंगल पर ही डिपेंड कर रही थी, लेकिन ये हमने एक अलग से इस केस को डिस्कस कर लिया है ताकि आपको बात की अच्छी तरह से समझ आ जाए।
तो कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक MCQ डिस्कस करते हैं, और वो MCQ क्या है? एट व्हाट एंगल फ्लक्स इज़ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। किस एंगल पर फ्लक्स की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाती है? तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी फ्लक्स की? मैक्सिमम वैल्यू थी EA, और ये हाफ कहाँ पे होगी? अगर इसके साथ 0.5 आ जाए या 1/2 आ जाए, तो आपने इन एंगल में से वो एंगल देखना है जो यहाँ पे पुट करें तो वैल्यू जो है वो 0.5 आए। तो इन एंगल में से अगर आप 60 डिग्री पुट करें यहाँ पे, तो cos 60 डिग्री 0.5 होता है। इट मीन्स कि अगर आप इस सरफेस को 60 डिग्री पर इंक्लाइन करते हैं तो फिर इसमें से हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, और फ्लक्स की वैल्यू भी फिर मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होती है। स्टूडेंट्स, इन सारी बातों में आपने एक बात नोट की होगी कि हमने जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना होता है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पता होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं एक ख़ास एरिया में से। तो क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? लेट्स से मेरे पास ये चार्ज है और इस चार्ज में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या आप देख सकते हैं कि इस चार्ज के अराउंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हम उनको नहीं देख सकते। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख नहीं सकते तो फिर हम उनको काउंट कैसे करेंगे? इट मीन्स कि रियलिटी में जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना होता है तो फिर आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।